मोदी सरकार के एक साल पूरा होने पर उनके कामकाज की रिपोर्ट, उनके हर पहलू, हर फैसले की रिपोर्ट के साथ, इस सर्वे के साथ न्यूज नेशन हाजिर है। सबसे पहले हम लेकर आए हैं न्यूज नेशन पर विस्तृत सर्वे मोदी सरकार के कामकाज का। और अब तक हमने जो सवाल दर्शकों से सामने रखे हैं, जो हमने अपने सर्वे में उठाए थे, उनसे आपको रूबरू करा दें, फिर अपनी सर्वे के बाकी सवालों पर रुख करेंगे। सबसे पहला सवाल जो हमने मोदी सरकार के एक साल पूरा होने पर पूछा था, वो ये कि एक साल के कामकाज को आप 10 में से कितने नंबर देंगे। 0 से 4 25% लोगों ने नंबर दिए, 5 से 6 27 और 7 से 10 नंबर देने वालों की एक बड़ी तादाद रही, यानी कि पसंद करने वालों की एक बड़ी तादाद रही 48%। और उसको एवरेज आउट कर लें तो 75% लोग जो हैं वो मोदी सरकार के कामकाज को अबव एवरेज मानते हैं। तो मोदी जी कम से कम इस परसेप्शन के फ्रंट पर तो पास होते हुए अच्छे नंबरों से नजर आ रहे हैं। हमारा दूसरा सवाल था मोदी सरकार के एक वादे को लेकर कि महंगाई कम करेंगे, अच्छे दिन आएंगे। तो 52% लोग कहते हैं कि नहीं, महंगाई कम नहीं हुई है। 12% कहते हैं हम कोई राय नहीं रख सकते हैं। 36% यानी कि बहुत कम आंकड़ा है जो ये मानता है कि महंगाई के मोर्चे पर मोदी सरकार ने कुछ अहम काम किया है। तो ये वादा खिलाफी कम से कम महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार करती हुई नजर आ रही है न्यूज नेशन के इस सर्वे में, जहां पर हमने 6000 लोगों का सैंपल साइज लिया था। हमारा तीसरा सवाल था मोदी सरकार का भूमि अधिग्रहण बिल क्या किसान विरोधी है। तो यहां पर एक राहत की सांस मोदी जी और उनके मंत्री ले सकते हैं, क्योंकि परसेप्शन की बात मोदी जी कह रहे थे कि इस मुद्दे पर कामकाज जो किया है, जो भूमि अधिग्रहण बिल है, उसके फायदे लोगों तक नहीं पहुंचा पाए हैं लोग। तो 37-37% राय बटी हुई है हां और ना में, और 26% लोग इस मुद्दे पर कोई राय नहीं रखते हैं। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा था, एक और बड़ा वादा था, वो था काला धन वापस लाने का, जो चुनावी रैलियों में मोदी जी ने खूब उठाया था। लेकिन बाद में अमित शाह ने कह दिया था कि भाई 15 लाख अकाउंट में आएंगे, तो चुनावी जुमला था। तो यहां पर चुनावी परसेप्शन जो है वो क्या कुछ कह रहा है, ये जानने के लिए चलते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजय कुमार के पास। धन्यवाद पिनाज। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो काला धन का एक ऐसा मुद्दा जो कि हिंदुस्तान की जनता के लिए आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान इस मुद्दे को जमकर हर रैली में सामने रखा था। तो ये सवाल हमने जनता से पूछा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया यह वायदा कि काला धन जो विदेशों में जमा है उसे वापस लाने में मौजूदा सरकार कारगर और ठोस कदम आगे बढ़ाती दिखाई देती है? क्या लोगों को विश्वास है कि मोदी सरकार विदेशों में जमा काला धन वापस लाने में सफल हो सकती है? आंकड़ा आपके सामने है। 45% लोग मानते हैं कि ऐसा कर पाना असंभव है, मुश्किल है। 30% लोग मानते हैं कि हां, मोदी सरकार अपने वायदे पर खरी उतरेगी। 25% लोगों का मानना है कि उस पर अपनी कोई राय नहीं रखते हैं। जाहिर सी बात है, यह प्रदर्शित करता है कि आम जनता में काला धन को लेकर किस तरीके से जो एक रोमांच उभरा था, उस रोमांच का बबल बस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्या वाकई में मोदी सरकार अपने इस वायदे से पिछड़ती नजर आ रही है? हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जेडीयू से राजीव रंजन जी मौजूद हैं, बीएसपी से सुरेंद्र भदौड़िया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जीवी नरसिम्हा राव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से मीम अफजल साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ राजीव राय जी समाजवादी पार्टी से हैं, दो वरिष्ठ पत्रकार मीम रामकृपाल जी और उर्मिलेश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जीवीएल जी, क्या आपको नहीं लगता काला धन का एक ऐसा मुद्दा जिसे लेकर आप गली गली गए, आपने यहां तक कह डाला कि क्या यह पैसा हम मामा जी के घर से लेकर आए? भाई मामा जी के घर से नहीं लेकर आए, लेकिन विदेश से तो नहीं लेकर आएंगे। 45% लोग ये मानते हैं कि अब आप नहीं ला पाएंगे। विश्वास टूट रहा है लोगों का। ये अजय जी, ये विषय एक चुनौती भरा विषय है, ये जनता भी समझती है। और हमारे सरकार के नियत बहुत साफ है। सरकार की तरफ से जो कोशिशें हुए हैं वो लगातार हो रही है, वो कोशिशें। सबसे पहले हम शुरुआत पहले कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने एसआईटी की गठन करने की निर्णय लिया था, जो कांग्रेस की सरकार लगभग 2 साल 2.5 साल तक टालती रही। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पास करने के बावजूद तो यूपीए के सरकार ने एसआईटी नहीं बनाई थी, हमारी सरकार ने बनाई थी। और तुरंत बाद कुछ ही सप्ताह के बाद उस एसआईटी को जितने भी नाम सरकार के पास मौजूद थे, जो फॉरेन गवर्नमेंट से जो मिले थे, फ्रेंच गवर्नमेंट से, वो सारे नाम एसआईटी को सबमिट किए गए, वही सुप्रीम कोर्ट को भी दिए गए। और यदि सुप्रीम कोर्ट को हम सरकार ने कहा यदि आप इसको जाहिर करना चाहेंगे, एक साल गुजर गया, इसको उचित मानती है तो एक साल गुजर गया जीवीएल साहब,
कहीं भी ठोस कार्रवाई होती नहीं दिख रही है, इसलिए जनता का विश्वास टूट रहा है। इस प्रकार हम अपनी सरकार नियत की बात अलग है, जमीन पर कुछ नहीं है। साहब, जब आपके अमित शाह की तरफ से जब ये बयान आ जाता है कि तो चुनावी जुमला था, तो वो परसेप्शन भी टूटता है कहीं ना कहीं। चलिए, सबको समझ में आता है कि 15 लाख अकाउंट में नहीं आते, ऐसे कालाधन ऐसे रातों रात वापस नहीं आता, लेकिन जब अमित शाह उसे चुनावी जुमला करार देते हैं तो मामला कहीं ना कहीं आपकी संजीदगी पर ही सवाल उठने लगते हैं। फिर आप देखिए, ये चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा था, ऐसे मानते हैं। ये एक विशेषज्ञ के रूप में मैं इसको एक बड़ा मुद्दा नहीं मानता हूं। वाकई ये एक मुद्दा था हमारे सरकार के लिए। यदि आप मैनिफेस्टो पढ़ेंगे हमारी सरकार के, जिस हमारी पार्टी के लोकसभा चुनाव के लिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप उस मैनिफेस्टो आपके पास, मैं उम्मीद करता हूं अभी होगा, आप उसमें पलट कर देखिए उसमें क्या कहा गया। जो कुछ उसमें लिखा गया, जो कहा हमने वो करके दिखाया। अभी एक कानून तक हमने बनाया, कानून की बात में इस बिल में, इस एक्ट में जिस प्रकार की जीवीएल साहब, कानून की बात मैं जिक्र कर रहा हूं। वो मेरा सूटकेस तो खाली पड़ा हुआ है, जो पीनाज कह रही थी 15 लाख का मैं इंतजार कर रहा था, आपकी सरकार आएगी तो 15 लाख मिलेंगे। लेकिन आपने कानून की बात की, मैं कानून की बात कर रहा हूं। उस कानून में सबसे पहले आपने कृपा बारिश की है उन ब्लैक मनी रखने वालों पर कि जिनके पास ब्लैक मनी विदेशों में है, उन्हें मौका दिया है कि कंप्लायंस टाइम में आप 30% टैक्स और 30% पेनल्टी देकर छुड़ा लीजिए और उस पैसे को वाइट में कर लीजिए। तो ये कृपा दृष्टि जो है उसका क्या सफाई आप देना चाहते हैं? 1997 में यूपीए की जब सरकार थी उस समय ये, हाँ, क्या छोटी बात है पेनाल्टी लेना उनसे? खैर चलिए जीवीएल जी, इस पर जाहिर सी बात है पेनाल्टी छोटी बात नहीं है। आप खुद कह रहे हैं। मैं एक बात कहूं, अगर मैं एक व्यापारी होता और मेरा पैसा अगर विदेश में जमा होता तो मैं कभी पेनाल्टी देकर नहीं रहा था। जरूरत क्या है? आप पता ही नहीं लगा सकते। ये देखिए आज की बात नहीं है, आप पता ही नहीं लगा सकते साहब। क्या मैं गलत कह रहा हूं उमलेश जी? पिछले 5-10 मिनट में दो बड़े सवाल आप लोगों ने उठाए। एक तो ब्लैक मनी का और दूसरा था कि जो नेताओं के बयान जो सरकार की छवि को खराब करने वाले। मैं काला धन के मामले से ज्यादा काला उसको मानता हूं। मैं कुछ सेकंड्स में अपनी बात कह दूं उस पर, हालांकि अब आप लोगों को थोड़ा तन्यथा लगेगा कि देखिए पिछली दफा जो अभी कह रहे थे नलिन कोहली जी कि भाई कुछ लोगों ने ऐसे बयान दिए, मैं समझता हूं कि पार्टी के पूरे परसेप्शन में इसका पूरा जो वर्ल्ड व्यू है उसी में यह समस्या है। और अगर बहुत टॉप के नेता जो गवर्नेंस देख रहे हैं वो अगर इस तरह के बयान नहीं देते हैं तो ये इसलिए नहीं देते हैं कि वो पर्दा डालते हैं अपने असल वर्ल्ड व्यू से। और अभी हाल में पार्टी के सबसे बड़े जो नेता हैं संगठन के, उन्होंने अपने नॉर्थ ईस्ट दौरे के बाद कहा कि बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं का इस देश में स्वागत है, लेकिन बांग्लादेश से जो आते हैं मुसलमान, गरीब लोग, मजदूर लोग, तो वो घुसपैठिए होते हैं। तो ये इस पार्टी के वर्ल्ड व्यू की पूरी समस्या है। एक तो मैं ये कहना चाहता था। जहां तक कालाधन का प्रश्न है, देखिए कालाधन का प्रश्न, मैं यहां जीवीएल नरसिंह राव से बिल्कुल सहमत हूं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी ने पिछले 10 सालों में इसको पॉपुलर ढंग से उठाया सो दैट कि लोगों को काफी बेवकूफ बनाया जा सके और इसके बहाने वोट लाया जा सके। पार्टी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। सभी जानते हैं कि कालाधन नहीं ला सकते। आप 1000 कानून बना लीजिए, आप कालाधन नहीं ला सकते। जो धन यहां पर है जो उपयोग में नहीं आ रहा है उसको तो आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं। 7 लाख करोड़ रुपए इस देश में उद्योगपतियों के पास ब्लॉक पड़े हैं निवेश के लिए। क्या उस पर आप रहम करेंगे? मैं आप सबों से गुजारिश करूंगा, बहुत सारा मसाला है आज जिस पर बात हम कर सकते हैं, इसलिए मैं छोटी वक्तव्यों की गुजारिश करूंगा। जी मीम साहब, उम्मीद है इस बार आपसे ठीक से बात हो सकेगी। काला धन पर सरकार पैसा नहीं ला पाएगी विदेशों से, यह 45% हमारे रिस्पोंडेंट्स का कहना है। आपकी छोटी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए मेरा सिर्फ ये कहना है जी कि अमित शाह साहब कह चुके हैं चुनावी जुमला था जी, और अभी जीवीएल साहब कह रहे थे कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। इससे साफ परसेप्शन का पता लगता है। आप जानते हो चुनाव 3 मुद्दों पर लड़ा गया था जी, और तीसरा मुद्दा था काला धन। आज और हम ये कोशिश कर रहे हैं, हम कानून लाए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो ये कानून लाया है कि 30% आप दे दीजिए उसका टैक्स और 30% आपके ऊपर जो है लगेगी जी।
जुर्माना लगेगा जी, कौन लेकर के आएगा? आपको पता है किसके पास कितना काला धन है? आपने तो कहा था हम नाम बताएंगे, आप तो बल्कि इंप्रेशन दे रहे थे कांग्रेस के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अभी तक नाम नहीं बताया आपने और कह दिया जो हम कहते थे। तो आप कहते थे हम झूठ बोल रहे हैं, हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और आप फिर वही बात करने लगे जो हम कहते थे। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप लोग एक साथ हो गए इस पर। और दो आवाम से किए गए वादों को इस तरह से नकारते हुए आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं टेलीविजन चैनल पर कि कोई मुद्दा ही नहीं है। जी जीवीएल, एक छोटी प्रतिक्रिया। जीवीएल, मुद्दा नहीं है ये जी। तो इससे पता लगता है कि बीजेपी हर चीज को चुनावी जुमला ही समझती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, आपका सर्वे कुछ भी कह ले, जमीन पर अजय जी, मैं पिछले ये कोई बड़ा दिन से लोगों के दरमियान जा रहा हूँ। चांदनी चौक से खड़े होकर के प्रोग्राम दिया और लोग पता है क्या कह रहे हैं कि कारोबार नहीं है, मार्केट में ग्राहक नहीं है जी, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और यहाँ बैठकर चलिए मीम साहब, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, वक्त की दरअसल कमी है, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ तब से। जी जीवीएल, छोटी प्रतिक्रिया प्लीज। अजय जी, और देखिए ये बड़ा मुद्दा नहीं था, ये सबको मालूम है, जनता को मालूम है। मोदी जी की तो हर रैली में ये बड़े जोर शोर से उठाया जाता था कि कांग्रेस से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन हमारी सरकार से एक अच्छी सरकार की अपेक्षा थी, वो अपेक्षा हमने पूरा किया पिछले 1 साल में। आपने तो इलेक्शन का इशू बनाया था ना, मोदी जी हर बात में जिक्र करते थे कि विदेशों में इतना पैसा जमाए कि अगर वो आ जाए तो भारत तरक्की में पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा। आपने तो यानी कि जनता से आपने झूठ बोला, आज आप कह रहे हैं वो मुद्दा ही नहीं है, उतना बड़ा मुद्दा ही नहीं है, तो मैं मोदी जी पर क्यों विश्वास करूं? आपका इलेक्शन इशू था जीवीएल, ये इलेक्शन इशू था, और लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर नरेंद्र मोदी तक, लेकिन हमारी सरकार से नरेंद्र मोदी तक सबने हमने कानून बनाया जी, और इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन होगा। मीम साहब जो कह रहे हैं कि आप नाम बताने वाले थे, नाम भी नहीं बताए। G20 के समिट में भी प्रधानमंत्री जी ने इसको राजीव रंजन जी एक छोटी बड़े मुद्दे के तौर पे उठाया। राजीव रंजन जी भर में एक छोटी टिप्पणी। जीवीएल जी का बड़ा बयान यहाँ पर है कि बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा था। जी एक बात तो अजय कुमार जी बिल्कुल सही है जी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी बातें चुनाव में की हैं जी, उन वायदों को पूरा करने में सरकार गंभीर नहीं दिखती है जी, और जिस तरह से काला धन के सवाल पर उसको राजनीतिक जुमला कह करके अमित शाह जी ने इसका पटाक्षेप कर दिया है जी, गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। एसआईटी को लेकर के जो सरकार इसे उपलब्धि बता रही है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन इन्होंने किया है, इनकी ओर से कोई पहल नहीं है। कानून के कई प्रावधान पहले भी काफी प्रभावी थे और उनके जरिए कालाधन के लिए जवाबदेह लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती थी। नए कानून बनाने के बजाय इच्छा शक्ति की जरूरत है और राजनीति करने की जरूरत नहीं है लोगों के अंदर 15 लाख रुपए देने की बात कहकर। जी, जिस तरह से आपने वोट लेने के लिए इस तरह के जुगत भिड़ाए। अब एक यहाँ पर सवाल अनैतिक है और अमित शाह जी के बयान के बाद तो निश्चित तौर पर प्रमाणित हो गया है कि ऐसे जुमलों के बल पर समाजवादी पार्टी भी जेडीयू की तरह ही सोच रही है? क्या आपकी भी यही राय है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को सिर्फ भुनाया? पूरा देश सोच रहा है, बात समाजवादी पार्टी और जेडीयू की नहीं, पूरा देश यही सोच रहा है। मैं जीवीएल को उनकी उपलब्धियां गिना दूं, मुझे बहुत देर बाद आप मौका दिए तो थोड़ा बोलने दीजिएगा। इनको वक्त की कमी है इसलिए मैं बहुत क्षमा चाहता हूं। तो दर्शक दीर्घा में बैठकर मैं टीवी चैनल देख सकता था। उपलब्धियां इनकी बता दूं, 20 साल बाद जी कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा लहराया है। 20 महीने बाद डॉलर सबसे अपनी कीमती रूप में गया है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को अगर देखें तो सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल देश में बिक रहा है। आपके 52% लोग कहते हैं कि महंगाई कम नहीं हुई है। आपके आंकड़े अगर बताते हैं कि इनसे देश खुश नहीं है, तो सवाल जेडीयू, सवाल समाजवादी पार्टी का नहीं है। आज 1 साल बाद देश अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और उस समय और अपने को अपमानित महसूस करता है जब देश का प्रधानमंत्री विदेश की धरती पर जाकर कहता है कि हम शर्मिंदा महसूस करते थे कि हम भारत में पैदा होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीवीएल भी अपने को शर्मिंदा महसूस नहीं करते होंगे, मोदी जी भी नहीं करते होंगे। जीवीएल जी की मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। और ये बोल रहा कि कालाधन मुद्दा ही नहीं था। भदौड़िया जी, कालाधन मुद्दा ही नहीं था। तो देश की जनता आपको जवाब दे देगी, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में जवाब देना। चलिए भदौड़िया जी, इससे पहले कि हम आपके पास आए, एक अगला सवाल जो हमने जनता से पूछा था, हमारे तमाम रेस्पोंडेंट से, फिनांस अगला सवाल ले। जी, मोदी सरकार पर आरोप लगते रहते हैं कि वो उद्योगपतियों की सरकार है, तो यही सवाल हमने अपने सर्वे में जनता के बीच रखा कि मोदी सरकार आखिर सरकार किसकी है। तो इस पर जनता में 44% लोगों का मानना था कि उद्योगपतियों की सरकार है, 32% कहते हैं आम आदमी की सरकार है और 7% महज 7% कहते हैं किसानों की सरकार है और कह नहीं सकते 17% है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा, 44% लोग मानते हैं कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्रीय सरकार
उद्योगपतियों के साथ है। भदौड़िया जी, क्या कहेंगे आप साहब? तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। गुजरात का जो मॉडल था वो अपने आप में बयान देता रहता है, और वहां के लोगों से पूछिए और वहां जाके देखिए कौन से औद्योगिक घराने पिछले कुछ वर्षों के अंदर कितना तरक्की कर गए, और आज देश के जो 4-5 बड़े घराने हैं, बिजनेस घराने, पिछले 10 वर्षों के अंदर वो चोटी पर पहुंच चुके हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी आप इससे पहले काले धन पर बहस कर रहे थे, मैं उसमें बहुत संक्षेप से एक टिप्पणी देना चाहूंगा कि इन्हीं लोगों ने और इनके सहयोगियों ने पूरे देश में प्रचार किया, कई लाख करोड़ जो है काला धन बाहर जमा है। वो अगर आएगा तो देश के अंदर जो बेरोजगारी है, जो देश के अंदर जो कई सैकड़ों लाख करोड़ रुपया जमा है, तो वो पैसा अगर आएगा तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, शिक्षा संबंधी समस्याएं, बेरोजगारी, विकास, ये सारी की सारी आप चाहे रामदेव का भाषण सुनिए, चाहे मोदी जी का भाषण सुनिए, चाहे राजनाथ सिंह जी का भाषण सुनिए, ये पूरे देश के अंदर प्रचार किया गया था। और मैं समझता हूं ये छद्म एक वेश में उन्होंने यहाँ पर जो आप अब प्रश्न कर रहे हैं, चलिए सुधीर भदौड़िया जी, काले धन के मुद्दे पर तो आगे बढ़ाने के लिए सारी कि ये मुद्दा जो है वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, और अमित शाह कह चुके हैं कि भाई वो चुनावी जुमला था। तो इससे आगे बढ़ते हैं, और अभी जो दूसरा सवाल है जीवीएल जी, वो मैं आपके सामने रख रही हूं कि एक बड़ा वर्ग 44% वर्ग कहता है कि आप उद्योगपतियों की सरकार है। उद्योगपति चुनाव तक तो अच्छे लगते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जब दोबारा चुनाव में जाना होता है तो असली हिंदुस्तान तो गांव में ही बसता है। कहीं इंडिया शाइनिंग वाली दिक्कत दोबारा तो नहीं हो जाएगी? ये मैं समझता हूं आपके मैं एक एक्सपर्ट के रूप में भी बात कर रहा हूं। ये कहीं ना कहीं विरोधाभास है आपके सर्वे में। इसे आप एक तरह से जनता सरकार के कामकाज से संतुष्ट है, 48% बहुत अच्छा मानते हैं, और औसत से ज्यादा 75% मानते हैं, और 44 मानते हैं। ये कहीं ना कहीं ये प्रश्न की वर्डिंग में कहीं गलती हो सकता है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। मैं एक एक्सपर्ट के रूप में आपको एडवाइस दे रहा हूँ। सरकार की प्रचार कांग्रेस पार्टी नहीं, इसको जीवीएल के सवाल को क्रॉस चेक करने के लिए से पहले नहीं, जीवीएल आप एक्सपर्ट है, मैं जानता हूं, बहुत सारे सर्वे आप करते रहे हैं, लेकिन इस सवाल से जुड़े हुए 2 सवाल पहले थे जो इसको मदद करते हैं। वो था लैंड एक्विजिशन का बिल, जिसपे सरकार के खिलाफ लोग खड़े हैं, दूसरा ब्लैक मनी का बिल, इस पर भी सरकार के खिलाफ लोग खड़े हैं, और वो दोनों आकर उद्योगपतियों के पास रुकते हैं। रामकृपाल जी, क्या आप मानते हैं राहुल गांधी और हमारे सर्वे के हिसाब से ये सूट बूट की सरकार है? देखिए, मैं एक जो बात कह रहा हूं जी, ये क्यों माना जा रहा है कि अगर लोग कह रहे हैं कि 44% कह रहे हैं कि उद्योगपतियों के साथ हैं जी, तो ये निगेटिव क्यों माना जा रहा है? एक बात बताऊं, ये तो जीवीएल जीवीएल भी मानते हैं। मैं वही नहीं, जीवीएल भी मानते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि सही हो गया। जीवीएल को डिफेंसिव क्यों है? देखिए, आज से नहीं पूरी दुनिया में जी उद्योग के प्रति प्रो इंडस्ट्री होना, वर्डिंग के ऊपर आप एक बात बताऊं, अगर आप प्रो इंडस्ट्री हैं जी, तो आपको प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट होना ही पड़ेगा। आप ये मुझे बता दीजिए, सरकार अब क्या सरकार उद्योग चलाएगी इस देश में? या तो आप खत्म कर दीजिए, बिल्कुल उस तरह के कर दीजिए कि रशियन इकोनॉमी को लाइए, लेकिन अगर आप रोजगार चाहते हैं तो उद्योग तो लगेंगे ना। ओनरशिप जो भी हो, अगर सरकार की ओनरशिप होगी तो सरकार इंडस्ट्रियलिस्ट होगी। मेरा ये कहना है कि प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट होना गलत बात है। चोर के साथ है या ईमानदार के साथ है वो एक अलग मुद्दा है, बिल्कुल, लेकिन प्रो इंडस्ट्री होना ये तो घोषित नीति है, ये तो यूपीए भी नहीं है, खुद ही बीजेपी घोषित नीति से बैकफुट पर आ जाती है। दिक्कत तो उनके साथ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन रूल एंड रियलिटी। सच्चाई के सामने खड़े होइए, लेकिन डर के मारे आप, चूंकि ये 2014 में किसान बिल आया था, लैंड बिल, इसलिए आप खड़े हो गए साथ साथ। आपको खूब पता था कि ये गलत हो रहा है, और सारी सरकारें इसके खिलाफ थी, राज्य सरकारें खिलाफ थी जी। मैं बता रहा हूं, संघीय ढांचे में किसी भी मुख्यमंत्री की बात पहले सुनी जानी चाहिए,
और सारे कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्रियों ने इसकी मुखालफत की थी। लेकिन उस समय चूंकि किसान का मामला था, फूड बिल इसलिए जय जयकार हो गई। कांग्रेस ने कब किया, जाते जाते जब उसको लग रहा था अब नहीं हो पाएगी। शायद उस मुद्दे को लेकर बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी होगी। लेकिन पिनाज, यहाँ पर एक बात मैं जीवीएल आपके सामने भी रख दूं, कई उद्योगपतियों से बातचीत करके एक बात तो मैं आपसे कह सकता हूं, उद्योगपति भी आज आपसे बहुत खुश नहीं है। ईज ऑफ बिजनेस नाम की कोई चीज अभी जमीन पर उतरती दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए अगर ये कहा जाए कि आपकी सरकार उद्योगपतियों के साथ खड़ी है तो खड़ी हो जाइए साहब, कम से कम नौकरियां तो मिलेंगी। अरे विदेश तो खड़े होइए। आप विदेश में तो उद्योगपतियों को ही बुला रहे हैं ना देश में। जी एक थोड़ा सरकार को बुला रहे हैं, इंडस्ट्री लगाएंगे। जी बिल्कुल जी। इसी जो सरकार, हमारी सरकार ने जी कोयला की ऑक्शन में केवल 20 ऑक्शंस में 2 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट जगत से लिया है। कोयला ऑक्शन में कौन पार्टिसिपेट किए थे? कॉर्पोरेट सेक्टर थी। और स्पेक्ट्रम ऑक्शन सेल्स में 1 लाख करोड़ रुपया कम से कम इन 2 ऑक्शंस में सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपया इनसे ले रही है। और कांग्रेस की सरकार इन सबको किस प्रकार इनको सभी रूल्स की उल्लंघन करते हुए गांठ के साथ किस प्रकार ऑक्शंस किया है आपको जनता को पता है। तो इसलिए मैं इसको एक विरोधाभास कहता हूं। हमारी सरकार बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। एक पॉलिसी के तहत इंडस्ट्री प्रमोशन करना है, वो भी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत। बिल्कुल इस प्रकार की कोई बिल्कुल। जीवीएल साहब, मैं क्षमा चाहता हूं, आपके बीच में रोकना पड़ रहा है। हम यहां पर रुक रहे हैं बस कुछ ही देर के लिए, तुरंत वापस आते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण सवाल यहां पर, लेकिन एक बात तो निकल कर आ रही है, मुझे लगता है कि मीम साहब इसका जवाब देना चाहेंगे, लेकिन मीम साहब बने रहिए हमारे साथ, तुरंत वापस आ रहे हैं। तो मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में न्यूज नेशन सबसे पहले विस्तृत सर्वे आपके लिए लेकर आ रहा है कि मोदी सरकार का कामकाज कैसा रहा। कुछ सवाल हमने अपने सर्वे में उठाए हैं जिनके नतीजे आपके सामने रख रहे हैं। हमने अपने सवाल में अगला सवाल जो था, जो सर्वे का, वो था कि क्या मोदी सरकार पाकिस्तान और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने में कामयाब हुई है? क्या मोदी सरकार चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे पा रही है? 44% लोगों ने कहा हां, माफ कीजिएगा ना, 39% लोगों ने कहा हां और 17% की कोई राय नहीं थी। तो मोदी जी का 56 इंच का सीना जो है उसका परसेप्शन कुर्सी पे आने के बाद क्या चेंज हुआ है कि नहीं, इस पर यह सवाल था कि क्या मोदी सरकार पाकिस्तान को और चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रही है घुसपैठ या अन्य मुद्दों पर। तो 44% लोगों को लगता है नहीं, 39% मानते हैं हाँ। अगला सवाल था पीडीपी के साथ जो जम्मू कश्मीर में पहली बार बीजेपी अच्छे प्रदर्शन के साथ जब सत्ता में आई है, तो इस गठबंधन को लेकर पहले ही काफी कयास लगाए जा रहे थे। तो जनता को एक गठबंधन और इसके फैसले कितने रास आ रहे हैं, ये सवाल हमने पूछा कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ बीजेपी का सरकार बनाना आपको सही कदम लगता है? 43% लोगों ने कहा नहीं, 31% लोग कहते हैं हां और 26% की कोई राय नहीं थी। मीम साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि समय का पहिया ऐसा घूमा कि जिस पशुपेश में आप फंसे थे, आपकी सरकार फंसी थी, आज उसी पशुपेश में मोदी सरकार फंस रही है? चाहे पाकिस्तान चीन का मसला हो, चाहे जम्मू कश्मीर का, हर जगह बैकफुट पर आती दिखाई दे रही। कम से कम पब्लिक परसेप्शन तो ऐसा ही है। देखिए, आपने पिछले जो आंकड़ा दिया, जो कॉर्पोरेट की सरकार है, हमारा तो बहुत बड़ा दावा है कि ये कॉर्पोरेट की सरकार है। एक छोटा सा आंकड़ा मैं देकर और फिर आगे चलूंगा जी। और आंकड़ा वो ये है कि सरकार ने सबसे पहले आते ही कॉर्पोरेट का जो टैक्स था अपने के अंदर वो % किया। कहां चले गए 1 साल और गुजरात की 3 कंपनियों के शेयर्स कहां से कहां चले गए 1 साल में। 16 मई 2014 से 5 मई 2015 तक यानी टोरेंट और कैडिला, इन कंपनियों के शेयर्स 35% से बढ़कर 378% हो गए हैं। और आपको मैंने बताया कि पेट्रोल और डीजल की क्रूड ऑयल में 50% के करीब कम होने के बावजूद 10 पैसे का फर्क है। इससे साफ जाहिर आम आदमी की सरकार नहीं है, ये धन्ना सेठों की सरकार है, कैपिटलिस्टों की सरकार है और इनके चाहने वाले जो लोग इनके साथ साथ हैं उनकी सरकार है। जो बात आपने कही उसको लेकर के कश्मीर जितना पुराना इनका स्टैंड है दफा 370 पर, उसको तय करके इन्होंने अपनी अंदर वाली जेब में रख लिया है। और पाकिस्तान के ताल्लुक से ये कहते थे कि एक सर कटेगा तो 10 सर काट के लाएंगे। अभी तक बताएं कितने सर काट के लाए हैं? जी बिल्कुल, जरूर हुआ है कि सर काट के लाने की बजाय पाकिस्तान में आप आइए और आने के बाद पाकिस्तान ने जो कुछ किया
क्या बड़े बयान और 56 इंच का सीना जो है वो चुनावी प्रचार तक ही सीमित रह जाता है? जब सत्ता की कुर्सी पर आप आते हैं तो कूटनीति एक आखिरी रास्ता नजर आता है। जब आप मनमोहन को कमजोर कहते थे, आज कुछ पीएम मोदी जो हैं उस जगह खड़े नजर आते हैं। कम से कम हमारे नतीजे और परसेप्शन तो यही कह रहा है। यदि आप ऐसा सोचते हैं, मैं समझता हूं कहीं न कहीं समझ की कमी है। माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है। हम सर्वे के नतीजे कह रहे हैं। मोदी जी की जो कद है आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्व नेता के रूप में वो उभरे हैं। मैं जनता की राय का हम कदर करते हैं और लेकिन एक साल के अंदर किसी दो देशों के बीच में किस प्रकार के रिश्ते हैं और कश्मीर में एक भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए एक साझा सरकार हमने बनाया है। और लेकिन मैं समझता हूं, मैं गारंटी के साथ आपको आइए सब लोग हमारी सरकार 5 साल की सरकार है, जीवीएल साहब 1 साल की सरकार नहीं है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे किस प्रकार की परसेप्शन बनेगी। जीवीएल साहब, मैं पढ़ रहा था कि वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में इसलिए आए थे क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ था कश्मीर को लेकर, धारा 370 के मसले को लेकर। पहली बात। दूसरी बात, आप उस समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं जब पार्टी हॉट परस्यूट की बात किया करती थी कि आतंकवादी ठिकानों पर भारत सरकार और भारत की जो सेना है वो हमला करेगी। ये 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री के बाद भी आपकी आवाज में थोड़ी नरमी है। ये विजय जी कह रहे हैं जी। विजय जी, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं, हमारी सरकार की जो नीति है, हमारी पार्टी की जो सोच है, नीति है, इसमें इंततः कोई भी बदलाव नहीं है। 1% मात्र बदलाव नहीं है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बदलाव जरूर दिखाई दे। मैं क्षमा चाहता हूं, आप सबसे एक बार फिर गुजारिश करता हूं, वक्त की कमी है इसलिए छोटी छोटी बातें सामने रखें। भदौड़िया साहब, आप अपनी बात कहना चाह रहे थे, बताएं सर। जी हाँ, मैं ये कह रहा था, आपने कश्मीर का प्रश्न उठाया तो कश्मीर में आज ही महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है कि जिलानी साहब को पासपोर्ट मिलना चाहिए। जिलानी साहब वही हैं जो झंडे पाकिस्तान के लहराते हैं कश्मीर में और इनके सहयोगी बने हुए हैं और इनके मुख्यमंत्री जो कश्मीर में हैं वो कह रहे हैं कि आतंकवादियों की मदद से कश्मीर के अंदर चुनाव हुआ है। जहां तक कश्मीर का सवाल है उसमें भी इनका 56 इंच का सीना पिचक गया है, हवा निकल गई है। और उसी तरह से कश्मीर का मसला लीजिए आप। कश्मीर में अरुणाचल पर जब प्रधानमंत्री जी गए कोई भी आश्वासन नहीं लौट लेके आए और इसी तरह से अन्य मोर्चों पर भी वो 31% पे आ गया है। मैं कहना चाहता हूं कि विदेश 31 इंच में आ गया है। 31 पे विदेश नीति के मामले में भारत सरकार ये पूरी तरह से विफल रही है। राजीव रंजन जी, 31 इंच का हो गया। मीम साहब ने 56 इंच को 31 कर दिया, आप क्या 32 कर दीजिएगा? मैं वही कहना चाहता था जी कि दुख्तराने मिल्लत जैसे जो आउटफिट्स थे कश्मीर में गुम हो गए थे जी। लेकिन एक तरफ पाक डे पर भारत सरकार के विदेश राज्य मंत्री की उपस्थिति हुर्रियत के नेताओं के साथ जी, और कश्मीर में दुख्तराने मिल्लत जैसे जो गुमशुदा हो चुके संगठनों की तरफ से पाकिस्तान का झंडा फहराया जाना, और उसके पहले एक इंडियन जर्नलिस्ट जिनके कहे जाते हैं कि प्रधानमंत्री जी के साथ व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं और हाफिज सईद से मिलने के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं, जिस तरह से कश्मीर के सवाल का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय में एक बार फिर से जी। मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी जो भूल है इस सरकार से हुई है। और जहां तक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को बार बार चैलेंज करने वाले लोग, धारा 370 को बार बार गालियां देने वाले लोग आज केवल सत्ता में आने के लिए पीडीपी के साथ हाथ मिलाने के लिए विवश हो गए हैं। तो जो ये वायदों का जो बोझ है और जो उम्मीदों का जो भारी पड़ रहा है उसमें ये सरकार दब रही है। कई चीजें एक दिन में नहीं खत्म हो सकती हैं जी। लेकिन आपने कहा कि मेरे पास अलादीन का चिराग है, हम सत्ता में आएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। परेशानी यहाँ है और इसीलिए ये सरकार दब जाएगी अपने वायदों के वजह से। मीम साहब, आप बस एक सेकंड रुकिए, हम आपके सामने एक और जो जनता की राय है वो आपके सामने पेश करना चाहते हैं। एक और सवाल, और मुझे लगता है कि जीवेल जी आप जरा इस पर बुरा मान जाएंगे, लेकिन फिर भी क्या करें,
सवाल है, पूछे ही जाते हैं। इसके वर्डिंग आप जरा ठीक से समझ लीजिएगा, क्योंकि कहीं आप हमसे ये ना कहें कि हमने सही शब्द पूछे या नहीं। हमने ये एक और सवाल पूछा, और ये सवाल दरअसल मोदी जी किससे सीधे तौर पर और उनके तमाम मंत्रियों के कार्य से था। सवाल ये है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रियों पर नियंत्रण रखते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रवैया तानाशाही है जब वो अपने मंत्रियों से बातचीत करते हैं या कामकाज कराते हैं? 41% लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं है, जबकि 39% लोगों का ऐसा मानना है कि मोदी जी का रास्ता कुछ ऐसा ही है कि वो पूरे नियंत्रण के साथ अपने मंत्रिमंडल को चला रहे हैं। 20% लोग अभी इस पर अपनी राय नहीं बना पा रहे हैं। मीम साहब, आप बताइए। देखिए, अगर आप मोदी जी का पूरा पॉलिटिकल कैरियर देखें, गुजरात से मैं उनको स्टडी कर रहा हूं जी, वो उन्होंने कभी भी अपनी मुखालफत करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया, चाहे वो उनकी पार्टी के बाहर हो, चाहे वो पार्टी के अंदर हो जी। गुजरात उसकी जिंदा मिसाल है। वहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपने जितने भी एडवर्सरीज थे जो उनके खिलाफ थे जी, सबको बिस्तर में बस्ते, ठंडे बस्ते में डाल दिया। दिल्ली आने के बाद उन्होंने पहला कर्म जो किया वो अडवाणी जी पे किया, मुरली मनोहर जोशी जी पे किया, जो उनके बड़े आगे बढ़ाने में जिन्होंने उनको बड़ा किया था जी, उनको ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। मैं समझता हूं मुखालफत कुछ तकनीकी दिक्कत है मीम साहब के साथ। अभी जो जीवीएल बड़ी तारीफें कर रहे हैं जी, नहीं जीवीएल जी से उसी पर प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे लगता है कि उर्मिला जी एक छोटी टिप्पणी आपकी, क्या वाकई में आपको भी ऐसा प्रतीत हो रहा है? मैं समझता हूं कि कहती है ये जमीन जी, मैं समझता हूं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही अगर आप सर्वे करा लें जी, और ये शर्त रखें कि गोपनीय हो, गोपनीय मतदान है ये, तो मैं समझता हूं कि आपके सर्वे में जो लोग कह रहे हैं उसके 4 गुना लोग, यानी लगभग 90% मंत्री कहेंगे कि हाँ मोदी जी का ये रवैया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये निजी बातचीत से मैं ये कह रहा हूं। दूसरी बात, वो दिखाई पड़ता है, वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ता है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो ये जो एटीट्यूड की बात है वो तो है। रामकृपाल जी, आप भी ऐसा ही मानते हैं क्या? आपकी भी ऐसी धारणा है लोगों से बातचीत करने के बाद? मेरा ये कहना है कि यूपीए के दौरान जी इतनी डेमोक्रेसी थी जी कि एक रेल मंत्री जो टीएमसी का था उसने बजट बनाया, मनमोहन जी ने कहा इस तरह बनाओ, और जब आया तो मनमोहन जी ने कहा कि चूंकि आपने मेरी बात मानी थी आपको बर्खास्त करना पड़ रहा है। इस तरह के लोकतंत्र ना हो तो अच्छा है। मैं देखिए, जनता वोटर चाहता है, नतीजे क्या होंगे आप सीधी बात है, वो उनका मंत्रिमंडल का मामला है। जिस मंत्री को सुनता हूं वो कहता है कि इससे बढ़िया महान मेरा मुखिया कोई मिला ही नहीं। तो भैया, जब मुखिया खुश है, जब ओपनली कह नहीं सकते हो तो हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम आपको कहना ही नहीं, बड़ा सिखाया गया है। अभी मैं सुन रहा था हर जगह जितने मंत्री आते हैं कहते हैं इससे अच्छा टीम लीडर आज तक तो हमें मिला ही नहीं। तो आपको अगर तकलीफ नहीं है तो ये भी तो मैं नहीं समझता हूँ कांग्रेस को, ये भी तो तानाशाही का, बाकी लोगों को ये भी तो एक तानाशाही का वो है। देखिए, मेरा कहना है कि आप तानाशाही हो जीवीएल मंडल में या लोकतांत्रिक हो, एक नतीजे दीजिए, नतीजे पर हम जाएंगे। आपकी क्या राय है? कुछ मंत्रियों ने मुझे कहा कि अनुशासन को आप लोग सख्ती कह रहे हैं और सख्ती को तानाशाही कह रहे हैं। कुछ लोगों ने इस बात को कहा कि सख्ती को तानाशाही कह रहे हैं, और रामकृपाल जी भी इससे सहमत हैं। आप क्या समझते हैं, कुछ ज्यादा सख्ती हो रही है या तानाशाही है? विजय जी, जनता उस 10 साल की दौरा, कांग्रेस की दौरा देख चुकी है, जिस सरकार में प्रधानमंत्री खुद बेबस थे, प्रधानमंत्री जी के पास कोई अधिकार प्राप्त नहीं था जी, रिमोट कंट्रोल से सोनिया गांधी जी उसको सरकार को चला रही थी 10 जनपद से, और प्रधानमंत्री की ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी सबके सब, ये सबके सब 10 जनपद को फाइल लेके जाते थे, रिपोर्ट करते थे। वो सब देखने के बाद इस देश की जनता एक स्ट्रांग लीडर को चाहती है जो सिर्फ जनता पार्टी को चुनाव में न लीड करे, चलिए जीवीएल जी, और सरकार में भी वो आपके सारे मंत्री जाके ये बार-बार रिपोर्ट कर रहे हैं, पता है आपको, प्रकार के एक्सक्यूज न दे। ये मेरे पास वो सारे मेरे पास वो पावर नहीं है। भगवान भागवत जी को पेश 2 घंटे बहस कर सकते हैं। जीवीएल क्षमा चाहता हूँ, जीवीएल क्षमा चाहता हूँ विजय जी, प्लीज एक बात आपको जोड़ दूं अजय, कि आजकल मंत्री कहते हैं कि जो फाइल है, जो कह रहे थे कि वो फाइल सोनिया गांधी के पास जाती थी, आजकल मंत्रियों के पास फाइल पहुंचती नहीं है
मंत्रियों की। निखिल, चलिए उस पर हम लोग लंबी बहस कर सकते हैं, लेकिन आइए, हमने अपने तमाम रिस्पोंडेंट से कुछ मंत्रियों के कामकाज के तरीके और उन मंत्रियों का आकलन भी पूछा। तो आइए हम आपके सामने अब कुछ तुरंत आंकड़े पेश करना चाहेंगे। सबसे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में दरअसल लोगों की राय क्या है, अभी आपके स्क्रीन पर। करीब 37% लोग मानते हैं कि राजनाथ सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 5 सितारा उनको दे रहे हैं। 29% मानते हैं कि औसत काम करते दिखाई दे रहे हैं और 34% मान रहे हैं कि राजनाथ जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आइए अब आपके बारे में बात करते हैं अरुण जेटली जी के बारे में। वित्त मंत्री के कामकाज में 33% ऐसे लोग हैं जो कि उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं, अति संतुष्ट हैं, जबकि 27% 3 स्टार दे रहे हैं और 40% लोग मानते हैं कि अरुण जेटली जी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। जरा सोचना पड़ेगा जेटली जी को। यहां पर विदेश मंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज, 40% लोग मानते हैं कि सुषमा स्वराज जी अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं, कहीं दिख नहीं रही है। शायद ये सबसे बड़ी बात यहां पर दिखाई दे रही है। हम लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नितिन गडकरी जी किस तरीके से अपना कामकाज कर रहे हैं, क्या वाकई में जो 1 से 10 के आंकड़े पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं? सिर्फ 23% लोग मानते हैं कि नितिन गडकरी जी बहुत अच्छा काम करते दिखाई दे रहे हैं। लगभग 50% लोग मानते हैं कि उनका काम बहुत अच्छा नहीं है। अगले मंत्री जी जो कि आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, लगातार ये हम आंकड़े आपके सामने पेश करेंगे। 10 मंत्रियों के नाम पर हमने लोगों से राय जाननी चाहिए कि लोग मंत्रिमंडल में कामकाज मंत्री किस तरीके से कर रहे हैं उनके बारे में। वेंकैया नायडू पार्लियामेंट का संचालन करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 53% लोग उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं है। मेरे ख्याल से अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी इनके पास है। सिर्फ 22% लोग दरअसल यहाँ पे संतुष्ट दिखाई देते हैं। उसके साथ अगला हम आगे और आपके सामने पेश कर रहे हैं मनोहर पर्रिकर जो कि रक्षा मंत्री हैं। 43% लोग मानते हैं कि मनोहर पर्रिकर जी बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अभी अपने आप में सोचने वाली बात है। जीवेल जी, आप हो सकता है कि हमसे सहमत ना हो। अगला हम आपके सामने पेश कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी जो कि नेट न्यूट्रलिटी के मुद्दे में काफी विवादों में रहे हैं। 53% लोग मानते हैं कि उनका काम बहुत अच्छा नहीं है, 2 स्टार। और ये वाकई में चिंता की स्थिति बनती चली जा रही है। कुछ एक पैटर्न सा बनता जा रहा है। स्मृति ईरानी को लेकर भी लोगों के मन में क्या है ये आपके सामने है। 47% लोग मानते हैं कि अच्छा काम नहीं कर रही हैं, जबकि 29% मानती हैं कि औसत के आसपास है। 24% मानते हैं कि बड़ा अच्छा काम करती दिखाई दे रही है। जो मूलभूत परिवर्तन वहां पर मानव संसाधन मंत्रालय में होता दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ रेल मंत्रालय किस तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा है। करीब 23% लोग मानते हैं कि सुरेश प्रभु जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से जो सामने स्थिति आती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के बारे में भी देख लीजिए, वहां पर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वहां पर दरअसल 56% लोग ऐसा मानते हैं कि नड्डा साहब ने बहुत अच्छा काम नहीं किया। अब टोबैको लॉबी क्या वाकई में उनके लिए सार्थक रहा या नहीं। यहां पर हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए और वापस आकर चर्चा करेंगे कि क्या मंत्री वाकई में अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे। लोगों का जो परसेप्शन है उसके बारे में क्या कहना है हमारे तमाम पैनलिस्ट का। बने रहिए हमारे साथ। तो लगातार हम आपके सामने पेश कर रहे हैं न्यूज नेशन का सबसे पहला सर्वे, जिसमें लोगों की राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 1 साल पर क्या है आपके सामने उपलब्ध है। राजीव, माफी चाहता हूं, अब बहुत देर से चुप बैठे हैं, लेकिन मंत्रियों को किस तरीके से जनता ने आंका, हमारे करीब 6,25,000 रिस्पोंडेंट्स ने आंका आपके सामने हमने पेश किया। ऐसा लगता है कि अगर औसत निकाला जाए तो सभी मंत्रियों को अगर औसत के तौर पर देखा जाए तो 50% से ज्यादा रिस्पोंडेंट 2 स्टार यानी कि 0 से 4 के पैमाने पर आते दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यही परसेप्शन बनता दिख रहा है? ये परसेप्शन बहुत सच्चाई को जाहिर करता है। जब सरकार के टॉप 10 मिनिस्टर फेल हो जाते हैं तो सरकार पास कैसे होती है, अपने आप में एक सवाल है जी। और मैं इसका कारण एक और ही बताऊंगा। अभी मैं बोल रहा था ब्रेक में, जो सरकार बनी उसी समय से इसकी शुरुआत हो गई, नहीं उसी दिन रख दी गई। जिस सरकार के प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों के ऊपर इतना भरोसा नहीं था कि वो अपने एक सेक्रेटरी को अपॉइंट करने का मौका देते, उन कैबिनेट पर, उस मंत्रिमंडल पर देश भरोसा कैसे करे। और जब देश का भरोसा मंत्रिमंडल पर नहीं, प्रधानमंत्री का भरोसा मंत्रिमंडल पर नहीं, तो मंत्री परफॉर्म कहां से करेंगे, सच्चाई को बयान करता है। जीवीएल साहब, ये जो हम सवाल ब्रेक से पहले कर रहे थे, जो अजय जी ने उठाया था कि क्या नरेंद्र मोदी का रवैया तानाशाही है, ये जो नंबरिंग हुई है, रेटिंग हुई है मंत्रियों की, ये इसको सपोर्ट करता है कि ये पूरी सरकार सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। हकीकत है, जो हम पहले भी चर्चा कर रहे थे अजय जी के साथ, कि कैबिनेट नोट तक भी मंत्रियों को पता नहीं होता कैबिनेट मीटिंग से पहले।
और जो 50% लोग मंत्रियों के कामकाज को खराब बता रहे हैं, तो ये गंभीर विषय है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जय जयकार से भी काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं लगता आपको? विजय जी, हर एक मंत्री के परफॉर्मेंस के बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता, पर लेकिन कुछ मंत्रालय ऐसे हैं जो जनता से सीधा जुड़े हुए मंत्रालय नहीं है, तो इसलिए हर मंत्रालय के बारे में, हर मंत्री के बारे में जनता को जानकारी होना भी एक तरह से मुश्किल है। अंत में एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ओवरऑल गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म कर रही है, यही आपके सरकार के आंकलन से निकलता है, आपके सर्वे के आंकलन से निकलता है। और कौन मंत्री किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, मैं समझता हूं वो प्रधानमंत्री सबसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि वही उनको एक तरह से उनको अपॉइंट किए हैं। और सुधेंद्र जी आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? देखिए, जब आपके सर्वे ने अधिकांश मंत्रियों के बारे में ये बताया है कि वो बिलो एवरेज हैं, तो मैं समझता हूं कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिफ्लेक्शन है प्राइम मिनिस्टर की फंक्शनिंग पर भी, और मैं ये समझता हूं कि ये बहुत ही चिंताजनक चीज है और प्रधानमंत्री को भी चिंता करनी चाहिए। इसलिए जब तक वो अपने मंत्रियों को स्वायत्त नहीं करेंगे काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, तो धीरे धीरे इस सरकार का ग्राफ जो नीचे आ रहा है और तेजी से नीचे जाएगा। और आप देखिएगा कि यूपीए की सरकार को तो 10 वर्ष में लगे, इनको तो 1 वर्ष के अंदर ये नीचे आने लगी है, तो अगले 2-3 वर्षों में जो हालत होगी उसकी कल्पना भी नहीं जीपीएस कर पा रहे हैं। भीम साहब, देखिए, जो सनवील भदरिया जी ने कहा, मैं उससे पूरी तरह हुए एक जुमला आगे और कहूंगा कि जब बरगद का पेड़ बड़ा हो जाता है और दिखाया पेड़, तो उसके नीचे कोई भी दूसरा छोटा पौधा जो है वो पनप नहीं पाता है। यही हाल इस सरकार का है कि मोदी जी को इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन बड़ा कर दिया गया है कि बाकी सारे खुद ब खुद छोटे हो गए हैं। मैं एक मंत्री की मिसाल देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने उनके साथ पार्लियामेंट में काम किया है। सुषमा स्वराज एक काबिल मंत्री है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनका गिराव भी गिरा है। हकीकत यह है कि 17 दौरों के अंदर ये पहली बार हिंदुस्तान में हमने देखा कि प्रधानमंत्री के साथ उनकी एक काबिल जो मिनिस्टर हैं वो कभी साथ नहीं होती। वो साथ नहीं होती या उनको साथ नहीं रखा जाता, ये सवाल जो है ये पूछने का है बीजेपी से या प्रधानमंत्री से। जाहिर है मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। जी जीवीएल, मैं मीम अफजल साहब से ये जानना चाहूंगा, कब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ उनके विदेश मंत्री कौन से दौरे पर गए थे? कभी नहीं जाते हैं। विदेश मंत्री प्रधानमंत्री के पहले ही दौरे पर जाते हैं हमेशा। ऐसा एक उदाहरण आप मुझे बताइए। ये इस प्रकार का झूठे आरोप लगाना ये आपको शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ कब गए थे बताइए? मैं कौन से दौरे पर रहे थे? आप यहाँ जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए उनसे मालूम कर लें। अच्छा चलिए, यहाँ बहुत सारे जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं जो प्रधानमंत्री के दौरों में भी गए हैं बहुत बार। वो बता देंगे आपको। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। आइए जरा इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ आप दोनों से, वक्त हमारे पास जरा कम है। मैं बहुत अदब से क्षमा चाहूंगा, बता सकते हैं बिल्कुल मैं अदब से क्षमा चाहूंगा। उर्मिलेश जी, जो मंत्रियों के कार्यकाल को और जो मंत्री के कामकाज को लेकर जो आज बोलने के आदी हो गए मेरे ख्याल में। मैं मीम साहब क्षमा चाहूंगा आपसे, क्या ये वाकई में इस बात को सामने रखता है कि लोगों को आज समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कैसा काम करता दिखाई दे रहा है? मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा, आपसे और रामकृपाल जी से भी। नहीं, देखिए मैं समझता हूं कि इस सरकार की एक बहुत बड़ी विडंबना यह है कि इसके जो काबिल मंत्री भी कुछ हैं, अरुण जेटली साहब हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, सुषमा स्वराज हैं, या ये तमाम लोग, इनके जो कामों की जो उपलब्धियां हैं वो सामने उभर के नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि
प्रधानमंत्री कार्यालय इतना विशाल, इतना बड़ा हो गया है, जैसा जिसकी बरगद की तुलना कर रहे हैं नीरज साहब, कि उसमें सब छुपे हुए। अब सुषमा स्वराज जाएं न जाएं, ये एक मुद्दा जरूर हो सकता है। पहले लोग जाते थे, ऐसा नहीं है कि हर टूर पे जाते थे प्रधानमंत्री के साथ, लेकिन लोग गए हैं। लेकिन मैं उसको मुद्दा नहीं मानता। मेरा ये कहना है कि सुषमा स्वराज को करने के लिए कुछ बचा नहीं। सारा कुछ पीएमओ देख रहा है, विदेश मंत्रालय का काम, सारा कुछ प्रधानमंत्री जी स्वयं देख रहे हैं। तो विदेश मंत्री का रोल ही खत्म हो गया है। कुल मिलाकर विदेश मंत्रालय में एक मंत्री का बैठाया जाना, ऐसा लगता है लोगों को कि इररिलेवेंट है। दूसरी बात, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि वाकई अगर आपके सर्वे को देखें और मंत्रियों की रिपोर्ट ये है जो आप दिखा रहे हैं आपके सर्वे में, तो इस पूरी सरकार की परफॉर्मेंस रिपोर्ट कैसे शानदार हो सकती है, एक ये जेहन में मेरे सवाल उभरता है। और बिल्कुल अंत में एक बात मैं कहूं कि सरकार की जो प्रायोरिटीज है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। उसमें इन्वेस्टमेंट का नेचर क्या हो, इन्वेस्टमेंट किस तरह का हो, कहां से हो, इसके बारे में और कुछ चीजें नहीं है। इसलिए और मंत्रालयों का जो कामकाज है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अब सवाल इस बात का है कि बिल्कुल अगर हम कंक्लूड करें कि आपने जो उच्च शिक्षा में या शिक्षा क्षेत्र में जो काम करना चाहा है उसका कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। आप प्राइवेटाइजेशन पर केवल जोर दे रहे हैं। लेकिन आपको दिक्कत ये हो रही है उर्मिला जी, अगर मैं संक्षेप में कहूं कि जो काम हो रहा है शायद या तो सामने नहीं आ रहा, या जो काम नहीं हो पा रहा वो ज्यादा सामने आ रहा है। रामकृपाल जी, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि इतनी जैसा कि उर्मिला जी ने कहा, कुछ बातें मैं मानता हूं बहुत सही हैं जी, लेकिन एक बात याद रखिए कि मोदी जी ने शपथ लेने के बाद एक बात कही थी कि डिरेलमेंट हो चुका है इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का, 2.5 साल इसको ठीक करने में लग जाएंगे। तो देखिए अभी जो 1 साल है, अभी नतीजों का वक्त नहीं है, नीतियों पर है जी। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। देखिए आपने सर्वे दिखाया, उसमें 48% मोदी जी हैं, बाकी उसके ऊपर 40 के ऊपर सिर्फ राजनाथ जी हैं, जो डिस्टिंक्शन मार्क है। लेकिन अगर पास और फेल अगर दोनों जोड़ लें, 5 स्टार और 3 स्टार, तो 50% से ज्यादा लोग पास हैं, अगर आप देखिएगा उसमें। तो एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, सारे अपोजिशन वालों की बातें सुन के मुझे ये लगा कि बीजेपी माइनस मोदी, कांग्रेस और बीएसपी सबके लिए लोकप्रिय हो गई। आप देखें जैसे याद कीजिए, नहीं मैं एक बात कह दूं, इलेक्शन से पहले अचानक आडवाणी जी के लिए, मुरली मनोहर जी के लिए, राहुल जी तक ने आंसू बहाए। बताइए आज ये मैं ये देख रहा हूँ रामकृपाल जी के तजुर्बे की मैं रामकृपाल जी, आप इस कंट्राडिक्शन को कैसे, नहीं आप इस कंट्राडिक्शन को कैसे देखते हैं? आपने उस कंट्राडिक्शन को जिसका चर्चा उन्होंने की कि कंट्राडिक्शन कैसे देखते हैं? 10 में से 10 मंत्री करीब करीब फेल है या बहुत करीब हुए, पास हुए, और उसके बाद अगर आप मोदी सरकार को डिस्टिंक्शन मिले, तो ये कंट्राडिक्शन को किस तरह से आप नहीं डिफाइन करें? मोदी जी अपने मंत्रियों को आगे नहीं आने दे रहे हैं शायद। 5 स्टार और 3 स्टार जो आपने दिखाया है, 3 स्टार भी फेल होता है, क्योंकि आउट ऑफ 5 आप दे रहे हो सर्वे में। उसको यदि आप ऊपर जोड़ लेंगे कि 2 स्टार और 3 स्टार को, तो वो दूसरी तरफ चला जाएगा। नहीं, 2 स्टार नहीं, का खेल अलग है। लेकिन मैं इस कंट्राडिक्शन को आपसे समझना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए यही होता क्या है कि एक बात आप समझ लें कि जैसे आपने कभी देखा होगा अखबारों में, मुझे 2 घटनाएं याद है, विश्वनाथ प्रताप सिंह और बीबी गिरी, इन लोगों की मृत्यु की घटना सिंगल कॉलम छपी जी, क्योंकि उस दिन कोई बहुत और बड़ी घटना हो गई थी। ऐसा नहीं था कि लोग, अगर नॉर्मल डे में होता तो ऐसा होता। जब एक आदमी दिखता है, क्योंकि पूरा इलेक्शन मोदी के मैं मोदी के नाम पे जीता गया। आज जनता भी की जो उम्मीदें हैं वो 90% मोदी से है, कैबिनेट से ज्यादा नहीं है। तो जब आप जाते हैं तो लोगों को अवेयर नहीं, हर चीज के लिए मोदी। तो जो बाकी सरकारों में होता था वैसी स्थिति नहीं है। तो जब आप जजमेंटल होंगे बाद भी, जैसे जीबीएल कह रहे थे जी, अब देखिए गडकरी जी का अगर आप रियल परफॉर्मेंस देखें तो सबसे ज्यादा अगर कोई मूवमेंट लगता है तो गडकरी में है, लेकिन उनको देखिए बहुत कम नंबर मिला हुआ है। बिल्कुल, अगर तो देखा जाए तो कि रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, अभी हाईवे क्या हो रहा है, हो सकता है 4 साल के बाद दिखाई पड़े। लेकिन क्या ये नुकसानदायक नहीं होगा मोदी जी के लिए भविष्य में चल के कि आप अपने मंत्रियों को ही नहीं पनपने दे रहे, उनका परसेप्शन नहीं अच्छा बनने दे रहे हैं? देखिए फिर आप में डूबे हुए हैं। मंत्री तो बोले ना कि मुझे पनपने नहीं दे रहे हैं। मुझे मंत्री मिलता है तो कहता है ऐसा नेता नहीं मिला, और हम लोग मंत्री बोल देगा मंत्री नहीं रहेगा। साहब, अगर मैं रामकृपाल जी की इसी टिप्पणी को लेकर आगे चलूं तो ये जरा बताइए वाकई में
ये आडवाणी प्रेम, सुषमा प्रेम क्यों अचानक आप लोग का जाग उठा है? बीजेपी प्रेम मतलब ये माइनस मोदी सब बड़े अच्छे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि बिना मोदी जी के ये सब लोग हैं? अजय जी, मैंने कभी आडवाणी जी को अच्छा नहीं कहा जी। मैंने आडवाणी जी की पॉलिसीज के बारे में कभी आज तक ये कमेंट नहीं किया कि वो बहुत अच्छा काम करते थे। जी। मैंने उनके बारे में ये कहा कि वो सीनियर लीडर हैं। जी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक लाने में बड़ी मदद की है। ये कहाँ से प्रेम हो गया? सुषमा स्वराज एक अच्छी मिनिस्टर है, इसका अनुभव है, अच्छी लीडर है, इसका अनुभव है। हालांकि पार्लियामेंट में हम उनसे इख्तलाफ करते थे, उनके खिलाफ खड़े होकर तकरीर भी करते थे, लेकिन एक परसेप्शन होता है जो जब लोग सब मिलकर के साथ काम करते हैं। मेरी खुशनसीबी है कि मैंने अटल जी के साथ भी काम किया है। नहीं, आपको सब में कुछ अच्छाई नजर आ रही है, मोदी जी में कुछ भी अच्छा नजर नहीं आता। नहीं, मोदी आप जी सबकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ तो होगी उनमें भी अच्छाई। मोदी जी के अंदर एक अच्छाई है और वो अच्छाई ये है कि वो अपनी पब्लिसिटी इतनी शानदार करते हैं कि उसका मुकाबला कोई आज तक कोई नेता नहीं कर पाया। जीवीएल जी, अब ये अच्छाई है। लगता है कि मीम साहब की बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। अब एक पब्लिसिटी शुरू कीजिए जो कि पूरे कैबिनेट की हो, क्या विचार है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, फोटो नहीं छपेगी किसी। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी को मोदी जी कुछ भी करते हैं उनको हजम नहीं होता है, क्योंकि मोदी जी देश को इतने आगे ले जा रहे हैं, विश्व के स्तर पर वो काफी बड़े नेता के रूप में भरे हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं होता है, इसलिए आए दिन हर दिन उन पर अटैक करने के बजाय वो मैं हमेशा से आपका कायल रहा हूं और आज वाकई में जीवीएल सर, चलिए इस पर एक सवाल ये है कि हमारा सर्वे कि क्यों मोदी से नाराज और न्यूज नेशन का सर्वे तो अलग है, लेकिन जीवीएल साहब खुद जो है नरेंद्र मोदी सरकार को कितने नंबर देंगे यदि 10 में से देने हुए तो? जी 10 बज गया है, 10 बजे तक का है ना ये आप प्रश्न मेरे से मुझसे जी आप ही से कर रहे हैं। जी, इससे पहले कि हम लोग ये सवाल और सब लोगों के सामने भी रखें, आपका खुद का आकलन क्या है 0 से 10 में? आपने 8। अब देखिए, यदि मैं भी सर्वे करता हो सकता है मुझे भी आपके जैसे नतीजे आते, क्योंकि मैं आपके सर्वे को एक आध प्रश्न को मुझे कुछ विरोधाभास लगा है। अदरवाइज हो सकता अब 80-75% लोग सरकार से खुश है, इससे ज्यादा किसी भी सरकार के लिए संख्या पाना संभव नहीं है। तो इसलिए मैं इसको मेरे आंकलन से एक पॉलिटिकल तरीके से इसको 10 on 10 दूंगा, बिकॉज पहले साल में 75% का डिस्टिंक्शन से पास होना किसी भी सरकार के लिए कोई आसान बात नहीं होती है। बिल्कुल, चलिए आपके नजरिए से बिल्कुल ये सही हो सकता है। मीर साहब, आपके हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से आपने कहा, और मैं वाकई में कहता हूं, भाई दाद देता हूं आपकी बेबाकी की, आपने कहा कि भाई आप हमें हजम कर गए, हम आपकी बात कैसे हजम कर लें, और मैं वाकई में तारीफ करता हूं आपकी इसके लिए। लेकिन अगर आज ईमानदारी से आकलन करना हो सर, 0 से 10 कहां रखेंगे आप मोदी सरकार को? ईमानदारी से आकलन ये है कि मोदी जी ने अपने कार्यकाल का 20% जो है वो पूरा कर लिया है जी, और उनकी परफॉर्मेंस जो है मुझे 5% से ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है। हवा में बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं है। और मैं एक शेर पर अपनी बात खत्म करूंगा, अगर खत्म हो रहा है आपका, कि खबर जो गर्म थी अच्छे दिनों के आने की, खबर जो गर्म थी अच्छे दिनों के आने की, खबर थी, खबर के सिवा वो कुछ भी नहीं। नहीं, हम अभी अपनी चर्चा खत्म नहीं कर रहे, हम थोड़ा इसको और आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। भदौरिया साहब, आपका क्या आकलन है 0 से 10 के बीच में मोदी सरकार कहां खड़ी है? देखिए, मोदी जी बहुत ही बड़ी आशाओं को लेकर चुनाव में उतरे थे और उसी आशाओं पर लोगों ने उनको वोट दिया। पर अगर हम देखें कि जब ये सरकार काम कर रही है तो किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और इसी तरह से अन्य मोर्चों पर भी बहुत विफलता को देखने का हम लोगों को एक मौका मिल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक एवरेज गवर्नमेंट है, आई थी बहुत होप पर एवरेज पर आज ये रह गई है। और राजीव रंजन जी, भदौरिया साहब 5 दे रहे हैं, आप कितना दे रहे हैं साहब?